नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th के हैं तो यह क्लास 10th का 1.2 जो है एनसीईआरटी का उसका इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। ठीक है, अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो एक्सरसाइज 1.2 जो है आपके एनसीईआरटी बुक का उसको आप बढ़िया से बना सकते हैं। अगर कहीं गलती से दिक्कत आपको आएगा तो उसका सॉल्यूशन जो है आपको अगला वीडियो में प्रोवाइड हम लोग करवा देंगे। साथ ही साथ अगर ये पूरा वीडियो देखिएगा तो अंतिम में हम कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल भी रखे हुए हैं वीडियो के अंत में, जिसे हम इसी वीडियो में जो सीखें उसी के आधार पर हम सवाल आपको करवाएंगे। ठीक है तो चलिए पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है सम और विषम संख्याएं के बारे में। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 10th स्तर में भी उतना ही पढ़ना है, कोई बड़ा चीज नहीं पढ़ना है। तो सम संख्या या सम संख्याएं किसे बोलते हैं? तो प्राकृतिक संख्या। ठीक है, एक ऐसा प्राकृतिक संख्या जो दो से जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, मतलब दो से भाग लग जाए। ठीक है, उसको उसको हम सम संख्या बोलते हैं और इसे हम ई से निरूपित करते हैं। ठीक है, सम संख्या को हम ई से निरूपित करते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो भी दो से भाग लग रहा है उसे आप सम संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, या इकाई स्थान पे, ठीक है, जिस संख्या के इकाई स्थान पे आपको 0, 2, 4, 6, 8 दिखे उसे भी हम सम संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, या तो दो से भाग लगे, क्योंकि जो संख्या दो से भाग लगेगा, विभाजता का नियम यही तो कहता है कि उसके इकाई स्थान पे इतना चीज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो ये एक संख्या है। ठीक है, तो इसे हम सम क्यों बोल पाएंगे? इसे हम सम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके इकाई स्थान पर देखो 6 है। आपको पता होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखिए आपके सामने दिया गया है कि 2, 4, 12, 928, इस तरह से और भी जो है सम संख्या हो सकता है। ठीक है, नोट में इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती है, मतलब कि जो निगेटिव नंबर होता है, उसे भी हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि -6, -18, -26, -48 इत्यादि। यानी कि माइनस का भी जो सम संख्या है वो सम संख्या होगा, मतलब ऋणात्मक वाला भी। ठीक है, जैसे कि इसी में माइनस लगा देंगे तो ये भी सम संख्या होगा। देखिए ये 10th स्तर पे आपको नहीं काम देगा, लेकिन सिर्फ 10th के बाद थोड़े कि पढ़ाई खत्म हो जाएगा, 10th के बाद गणित छूट जाएगा, है कि नहीं? इसलिए थोड़ा थोड़ा बात हमको जानना है। ठीक है, एक्स्ट्रा भी जानकारी आप थोड़ा सा लेते चलिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए विषम संख्या किसे बोलते हैं? तो सिंपल सी बात है, जो दो से भागने लगेगा वो विषम है। ठीक है, संख्या या तो सम होगा या तो विषम होगा, सिंपल। जो समन है वो विषम है, और कौन समन है? जो दो से भाग नहीं लगेगा वो समन है, उसी को हम क्या बोलेंगे? विषम बोलेंगे। तो जिसके इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7 और 9 इतना दिख जाए तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम विषम संख्या बोलेंगे इकाई स्थान पे। जैसे कि देखो 1, 3, 17, 15, 73, इसके इकाई स्थान पर देखो क्या है? 3 है, 5 है, 7 है, ये तो इकाई ही है कि नहीं? तो ये सब क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। इसे हम ओ से निरूपित करते हैं विषम संख्याएं को। ठीक है, और यह वही बात, ऋणात्मक संख्याएं भी विषम संख्या हो सकती है, जैसे कि -19, -73 इत्यादि। ठीक है, ये बेसिक सा जानकारी आपको याद रखना है। और ये देखो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्रोवाइड करवा रहे हैं कि जो 0 होता है ना, शून्य, वह भी क्या होता है? एक सम संख्या होता है। क्यों इसे हम सम संख्या बोलते हैं? क्योंकि सम संख्याओं की सभी शर्तों को यह पूरा करता है। कोई भी संख्या सम संख्या कहलाने का जो भी शर्त होता है सम संख्या का, वो सभी शर्तों को 0 क्या करता है? पूरा करता है, इसलिए इसे हम सम संख्या बोलते हैं। बस 10th के लेवल पर इतने समझना है। हालांकि इसके पीछे का तर्क भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन फिर वो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। बस इतने समझना है कि 0 भी एक सम संख्या होता है, सिंपल। ठीक है, उतना हम इसके बाद विवाद में नहीं जा रहे हैं, वाद विवाद में। ठीक है, देखिए भाज्य संख्याएं किसे बोलते हैं? तो सिंपल सी बात है, भाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग लग जाए उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसी को यौगिक भी बोला जाता है, इसी को यौगिक संख्याएं भी कहा जाता है, भाज्य को ही। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ देता है, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसमें हम जो प्रोवाइड करवाएं आपको वो सभी संख्याएं जिनका एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड अवश्य हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कि एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड मिल जाएगा तो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। या वे सभी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, है ना, स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सके उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। अगर ये आपको किताबी भाषा नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत आसानी से हम आपको समझा सकते हैं
जैसे एक अंक लिखिए 16, ठीक है, एक संख्या हम ले लिए 16। 16 किससे किससे भाग लग सकता है? अगर हम 16 को भाग देना चाहें ऐसे करके तो किससे किससे भाग लगेगा? भाग लगने का मतलब क्या? शेषफल 0 हो जाना, ठीक है। तो 16 को हम किससे किससे डिवाइड करेंगे कि शेषफल 0 बच जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि 16 किसके किसके टेबल में आता है, किसके किसके पहाड़ा में आता है, ठीक है। तो देखो 1 से तो ये भाग लग ही जाएगा 16, 2 से भी लग जाएगा, हाँ कि ना, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा और 16 से भी लगेगा। तो 2 जो है 16 जो है 1 2 4 8 16 से भाग लगा। तो भाज्य संख्या का जो परिभाषा समझिएगा, स्वयं वो संख्याएं जो स्वयं, यानी कि 16 ये संख्या अभी हम लिए, तो स्वयं मतलब कि 16 और 1 के अतिरिक्त किसी से भी भाग लग रहा है तो वो भाज्य संख्या होगा। तो 16 क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा ये 2 4 8 से भी भाग लग रहा है। और यही 1 2 4 8 16 जो आप लिखे हैं इसका 16 का, उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। 16 का गुणनखंड 1 2 4 8 16 है, जिसमें से 1 और स्वयं के अलावा 2 4 8 मौजूद है। क्योंकि देखो कोई भी संख्या उठाइए, जैसे 5 को उठाइए, 5 किससे भाग लग सकता है? तो 1 और स्वयं से तो भाग लगबे करेगा। तो ये भाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 केवल 1 और स्वयं से भाग लग रहा है। और यहां क्या कहा जा रहा है कि जो 1 और स्वयं के अलावा किसी एक से भाग लग जाए, ठीक है, ठीक है। जैसे कि देखो 4 को उठाइए, तो 4 किससे किससे भाग लगेगा? 1 से और 2 से और 4 से। तो यहां क्या हुआ? 1 और स्वयं के अलावा क्या हुआ? 4 जो है 2 से भाग लग रहा है, यानी कि इसे भी हम क्या बोल देंगे? इसे भी हम भाज्य संख्या बोल सकते हैं। देखो 4 8 12 27 क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा किसी एक एक्स्ट्रा अंक से भी भाग लग रहा है ना। मतलब कम से, आप ऐसे समझिए ना कि कम से कम 3 अंक से भाग लगना चाहिए, तो उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। क्योंकि एक स्वयं से तो सब भाग लग जाएगा, है कि नहीं? उसके इतर एक कम से कम एक मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा कितनों मिल जाए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभाज्य संख्या, जो भाज्य है वो अभाज्य है। तो कौन भाज्य है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगे उसे हम भाज्य नहीं बोलेंगे। जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लग पा रहा है कि नहीं? क्योंकि एक अतिरिक्त, कम से कम एक तो चाहिए था भाज्य के लिए। एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक चाहिए। अगर एक और स्वयं से ही भाग लग रहा है, ठीक है, उसके अलावा किसी से भाग नहीं लग रहा है, तो हम उसे कैसे बोल सकते हैं कि वो भाज्य होगा? वो अभाज्य होगा। क्या लिखा हुआ है? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। जैसे कि 15 को उठाइए, 15 एक से भाग लग रहा है और स्वयं से भाग लग रहा है। इसके इतर 3 भी है, 5 भी है। तो ये आ गया कि नहीं आ गया? तो ये भाज्य संख्या ही अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य के लिए क्या चाहिए? स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो। और 15 का गुणनखंड क्या आ गया? 3 भी आ गया और 5 भी आ गया। आना क्या चाहिए था? एक और स्वयं। सिंपल, यही है भाज्य संख्या का परिभाषा। जैसे 2 क्या है? भाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव जो बनता है सब पॉइंट से, उसको याद रखिएगा। सबसे पहले 2 जो है ना, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। साथ ही 2 केवल एक ऐसा सम है जो अभाज्य भी है। यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन? तो 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन? 2। और 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, इसलिए हम 2 को सम अभाज्य भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी सम संख्या उठाइएगा 2 के अलावा तो वो अभाज्य नहीं होगा। एकमात्र 2 ही ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है, 1 से 100 तक कुल जो है 25 अभाज्य संख्याएं हैं, इसको हम याद रखेंगे। और 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या, आप उसका लिस्ट बना सकते हैं। सबसे जरूरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चा कंफ्यूज होता है, एक एकदम याद रखिएगा, एक न भाज्य होता है न अभाज्य होता है। एकदम याद रखिएगा, बच्चा साल भर कंफ्यूज रहता है, बहुत जगह ये आपको काम देगा। ठीक है, एक न भाज्य होता है न अभाज्य होता है। 2 से कहानी शुरू होता है भाज्य अभाज्य का। ठीक है, 2 से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। तो सब देखो 2 क्या है? अभाज्य है। 2 क्या है? अभाज्य। क्यों? क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लग सकता। 3 क्या है? अभाज्य है, क्योंकि ये भी एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लग सकता है। 4 क्या है? भाज्य, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा ये
2 से भाग लग रहा है। तो सबसे छोटा अभाज्य 2 एकमात्र सम है जो अभाज्य है, और सबसे छोटा भाज्य 4 है। इसको हम याद रखेंगे। 1 ने भाज्य है ने अभाज्य, इसको भी हम याद रखेंगे। आगे बढ़िए थोड़ा सा। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो क्या कहा जा रहा है कि वे संख्याएं, ठीक है, क्योंकि हम सहअभाज्य पे आ गए। तो सहअभाज्य किसे कहा जाता है? वे संख्याएं जिसमें आपस में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, ठीक है। जो हम फैक्टर की बात करते हैं ना, जैसे कि 16, तो 16 का फैक्टर क्या है? इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, यानी गुणनखंड क्या है? तो अभी हम तुरंत लिखा रहे थे कि 1 2, कौन कौन पहाड़ा में 16 आता है, कौन कौन टेबल में 16 आता है, आप फैक्टर जान सकते हैं। तो 1 2 या किससे किससे 16 भाग लग सकता है? तो 1 2 8 4 और 16। इसी तरह से अगर 18 को उठाइएगा तो 1 2 3 6 9 और 18। तो ये तो दोनों का फैक्टर हो गया, 16 का और 18 का। कॉमन फैक्टर किसे बोलते हैं? कॉमन फैक्टर किसे बोलते हैं? कॉमन फैक्टर हम बोलते हैं जो दोनों में है। 16 का भी एक है, 18 का भी एक है, तो एक क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। 16 18 का कॉमन फैक्टर एक है। 2 भी है, ध्यान से देखो, 2 भी है। 2 के बाद देखिए, 2 के बाद देखिए नए है कि नहीं? अब तो नए है, यानी 16 और 18 का कॉमन फैक्टर कौन है? 1 और 2 है। सहभाज्य होने के लिए केवल एक रहना चाहिए, ठीक है। सहभाज्य होने के लिए केवल एक रहना चाहिए, और एक का मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसा अंक जो आपस में कटे ना। जैसे कि अगर 16 और 18 को लिखिएगा तो ये आपस में कट जाएगा ना, इसका सरलतम रूप आ जाएगा 2 से भाग लगकर। किससे भाग लगता है? कोई भी दो संख्या किससे कटता है? अगर इसे आप सरलतम रूप में लिखे या इसे आप छोटा करके लिखे तो कॉमन फैक्टर से कटता है, 2 से कटेगा। क्यों? क्योंकि 2 में ये भी है और 2 में ये भी। तो 2 से इसको काट के आप क्या लिखते हैं? 8 और 9 लिख दिए, है ना, 2 से कट गया। तो हमेशा याद रखना है कि भाई सहअभाज्य संख्या जो रहेगा ना आपस में नहीं कटेगा। जैसे देखो, हम यहां 15 लिख दिए और 15 के साथ आप यहां 14 लिख दीजिए। 15 का बिल्कुल फैक्टर है, 15 का जिससे भाग लगेगा तो 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। 14 का भी है 1 7 और 14 और 2। लेकिन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? एक। कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों में आ रहा है एक। एक के अलावा कुछ और है क्या? तो 14 और 15 क्या है? 14 और 15 क्या है? सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या कभी आपस में नहीं कटता। यही एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है 51 और 11 का। 51 11 का अगर आप बटे में रहिएगा तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 3 7 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 8 9 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। यही बात यहाँ समझाया जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? कि भाई आपस में एक के अलावा जो है कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, यानी कि ऐसा दो हमेशा, यानी कि सहअभाज्य संख्या हमेशा दो संख्या रहेगा। एग्जाम में आता भी है पहचान करने के लिए। तो दो संख्या इसी तरह से दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि भाई बताइए कौन सा अभाज्य है या कौन नहीं। जैसे कि 18 और हम 25 दे दिए, तो 18 25 क्या है? 18 25 क्या है? सहअभाज्य, क्योंकि ये आपस में नहीं कट सकता। यानी कि 18 और हम 25 लिख देंगे तो ये आपस में कट पाएगा क्या? नहीं कट पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड जो है, सार्व गुणनखंड, कॉमन फैक्टर जो है, उभयनिष्ठ फैक्टर जो है वो एक है ना। 18 का आप सारा गुणनखंड लिख दीजिए, 25 का सारा गुणनखंड लिख दीजिए, वो क्या होगा? वो एक ही होगा। एक के अलावा दोनों में कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि भाई एक ही पहाड़ा में दोनों नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कोई पहाड़ा है, ऐसा कोई टेबल है जिसमें 18 और 25 दोनों आता है? नहीं है, इसलिए ये सहअभाज्य है, इसे बोलते हैं सहअभाज्य। और एक बात और याद रखिएगा कि भाई संख्याओं का महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है? एचसीएफ। तो सहअभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एक आएगा, ठीक है। कोई भी सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या आता है? एक आता है। इसको भी हम याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। कुछ पॉइंट यहाँ पे हम आपको दिए हैं, इस पॉइंट के माध्यम से जो है हम, ये ऑब्जेक्टिव में भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर हम चाहें तो कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट का मतलब क्या हुआ? कोई भी भाज्य संख्या उठाइए, 15, ये एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा
और भी संख्या से भाग लग रहा है ना, और भी संख्या से भाग लग रहा है, इसलिए 15 क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो क्या इस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 3 गुने 5। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5। और गौर से देखो, गुणनफल का मतलब गुना का रूप। ध्यान से देखो, 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो मैंने क्या किया, एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया। हाँ कि ना? तो यही बात पहला पॉइंट समझाया जा रहा है कि हर भाज्य संख्या, प्रत्येक का मतलब हर भाज्य संख्या को जो है हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम लोग अपनी भाषा में अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। सिंपल है, ठीक है। इस पे हम सवाल भी कराएंगे, आगे आपको दिखा होगा तो हम समझा देंगे। फिर से समझिए, हर भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल मतलब गुना के रूप में लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, कहिएगा तो और एक आध एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझा देते हैं। कोई भी संख्या उठाइए, कोई भी संख्या उठाइए, जैसे कि 18 उठाइए। 18 क्या है? 18 एक भाज्य संख्या है। इसको आप तोड़ सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 2। हर अभाज्य संख्या को, हर भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख सकते हैं, इसका यही मतलब। और हर भाज्य संख्या का जो आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखिएगा वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब केवल एक होता है, वो बदलता भी नहीं। भाई 18 को हम और क्या ही लिख सकते हैं, 18 का कोई भी धरती पे जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करे या इसको इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखने का प्रयास करे तो वो 3 गुने 2 ही लिख सकता है। इसके अलावा वो कुछ, हाँ, इसका कोई जो है ऑर्डर चेंज कर सकता है। केकरो इच्छा है वो लिख दे 3 गुने 2 गुने 3, कोई हो सकता है ऐसे करके लिख दे 2 गुने 3 गुने 3, ये कर सकता है, ऐसा काम कर सकता है। लेकिन भाई गुना में कुछ मैटर करता है क्या? 3 गुने 2, 3 गुने 2 गुने 3 या 2 गुने 3 गुने 3, कुछ अंतर है क्या? भाई 18 एक भाज्य संख्या है, इसे हम जब भी अभाज्य संख्या गुना के रूप में लिखेंगे उसमें 3 3 2 आएगा ही आएगा। भाई ऑर्डर कैसे लिख लो, उससे कुछ फर्क गुना में नहीं पड़ता है। 6 गुने हम 4 लिखें या 4 गुने 6 लिखें, भाई दोनों एक ही बात है कि नहीं? तो पहला पॉइंट का यही मतलब हो गया। और सरल भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड का एक तरह से डेफिनेशन है, परिभाषा है, सिंपल, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जब भी हम कोई दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, हमेशा उसके गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। बात को समझिए जो हम समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे कोई भी दो संख्या होगा, मान के चलो वो संख्या ए है और वो संख्या बी है, दो संख्या, इसका हम एचसीएफ निकालें। इसका कुछ एचसीएफ आया होगा, इसका एचसीएफ कुछ आ गया है ना। किसी भी दो संख्या के एचसीएफ को हम मैथमेटिकली ऐसे सूचित करते हैं और उसी का हम एलसीएम निकाल दें। इसी दोनों संख्या का हम क्या निकाल दें? एलसीएम निकाल दें, लघुत्तम निकाल दें और ये महत्तम निकाल दें। याद करो, ध्यान से समझो, ये जो है किसका एचसीएफ है? एबी का। ये किसका एलसीएम है? एबी का। ये एलसीएम है और एचसीएफ है। अगर इसको हम गुना कर दें तो ये गुना करके जो भी आएगा, गुना करके ये जो भी आएगा ऑटोमेटिक किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा उसी दोनों संख्या का, जिस दोनों संख्या का एलसीएम एचसीएफ हम अभी निकाले थे। ये एज अ फॉर्मूला भी हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, एज अ फॉर्मूला भी हम इस पॉइंट को यूज करने वाले हैं। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछता है। याद रखिएगा, जिस दो संख्या का हम एचसीएफ एलसीएम निकाले हैं उसको अगर गुना कर दें, है ना, जैसे कि मान के चलो सवाल में दो संख्या दिया, ठीक है, क्वेश्चन में दो संख्या दिया ए और बी, इसी का हम एचसीएफ निकाले और इसी का हम एलसीएम निकाले और इसको आपस में गुना करेंगे, यानी कि ए बी का एलसीएम निकाले, मतलब क्या हो गया? सवाल का आंसर हो गया। और इसी का एचसीएफ निकाले, ये भी आंसर हो गया, है कि नहीं? और क्वेश्चन में क्या था? ए बी था। तो जो आंसर आया ना एलसीएम एचसीएफ के रूप में, इसको अगर हम गुना करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? क्वेश्चन के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। जैसे आपको समझ में आ रहा हो, इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और यह भी ध्यान रखना है कि यह जो परिणाम है दो संख्या का, ठीक है, ये केवल दो संख्याओं के लिए ही सत्य है, यानी दो संख्याओं पे ही काम करता है। याद रखना, समझे कि नहीं समझे? मतलब तीन संख्या अगर हम आपको दे दें ए बी सी,
तो इसका भी तो एचसीएफ एलसीएम निकलेगा, तो इसका जो एचसीएफ एलसीएम आएगा वो a गुने b गुने c यानी कि तीनों संख्या के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। ये सब हम आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे, आप खाली समझते रहिए, ठीक है। और ये तो बस एक पॉइंट है कि दो क्रमिक सम संख्या, यानी क्रमिक का मतलब लगातार कोई भी दो सम संख्या उठाइएगा तो उसका एचसीएफ हमेशा 2 आता है। जैसे क्रमिक का मतलब क्या हुआ, 16 के तुरंत बाद सम संख्या के रूप में क्या आएगा, 18। इस दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, तो वो 2 ही आएगा, ये तय है, सिंपल, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे, एग्जाम में ही आता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मस यानी एचसीएफ हमेशा 1 होता है, इसको भी याद रखिए, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मस हमेशा 1 ही होगा, इसे हम याद रखेंगे। अब आगे बढ़ जाइए, अब यहां से हम कुछ सवाल करके आपको समझाते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि 160 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहां सिंपल जो कह रहा है कि 160 को जो है 160 का जो है अभाज्य गुणनखंड कीजिए, या 160 एक भाज्य संख्या है, इसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करेंगे, तो इस तरह से करेंगे जैसे आप एलसीएम निकाला करते थे। तो इसको भाग दीजिए, तो ये किससे भाग लगेगा, अब याद रखना है अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या से भाग पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे हम 2 से भाग देंगे। मान के चलो 15 रहता, तो ये 2 से भाग लगता क्या, नहीं, तो ये सबसे पहले 3 से भाग होगा। आ रहा है समझ में क्या, इस तरह से बनाना है। मान लो 35 रहता, मान लो 35 रहता, तो ये सीधा किससे भाग होता, 5 से। आ रहा है समझ में क्या। और अमूमन हम छोटा संख्या से ही भाग देंगे, तो 2 से भाग इसको लगाइएगा 80, 2 से हम इसमें भाग देंगे 40, 2 से इसमें भाग देंगे 20, फिर 2 से भाग देंगे इसमें 10, 2 से फिर भाग देंगे 5, और फिर ये 5 से भागो, जब तक यहाँ 1 नहीं आएगा हम भाग देते चल जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं 160 को, हम 160 को लिख सकते हैं, देखो 2 गुने 2, 2, फिर 2, ध्यान से देख लो, 1 2 3 4 5 को 2 आया है, तो 1 2 3 4 5 और 5। अगर इसे हम गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक 160 ही आ जाएगा। इसमें कभी कभी पता है सवाल आपसे क्या पूछ देगा, इसमें कभी कभी सवाल पूछ देता है कि 160 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या, 2 का पावर क्या। तो भाई इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1 2 3 4 5 यानी 2 पे पावर 5 गुने 5 पे पावर 1। तो हमको 5 से तो यहाँ नहीं काम है, वो हमसे 2 का घात पूछ रहा है, तो 2 का घात 5 होगा, ये आंसर के रूप में हम बता सकते हैं, हाँ कि ना, ठीक है। ये इसका सवाल का आंसर क्या हो गया, 160 का अभाज्य गुणनखंड, 160 का अभाज्य गुणनखंड हम ये निकाल दिए। हम इसमें एक्स्ट्रा आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ दे कि भाई 160 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है, 2 का पावर क्या है, तो 5। याद करो, अगर 7 पे पावर 3 है तो इसे हम घात बोलते हैं, कि नहीं। तो ये इसमें घात क्या है, 3 घात है। उसी तरह से 2 पे क्या घात है, 5 घात है। खैर आगे बढ़ जाते हैं, और इस सवाल को अगर देखिएगा जो कि हमारा बुक का एग्जाम्पल 6 है, ठीक है। तो बुक का एग्जाम्पल 6 में हमें क्या कह रहा है करने के लिए, बुक के एग्जाम्पल 6 में हमें कह रहा है कि 6 और 20 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। 2 नंबर का सवाल, ठीक है, एग्जाम में हमेशा इस तरह का पूछता है, ठीक है। तो 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अगर आपको आइडिया है तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 गुने 2 आएगा। उसी तरह से 20 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो 5 गुने 2 आएगा, है कि नहीं। जिसे ऐसे करके निकाल दीजिए ना अभाज्य गुणनखंड, 2 से 3, 3 से 1 लिखा गया 6 के बदले। उसी तरह 20 का, उसी तरह 20 का आ गया, हाँ कि ना, इसको यहां लिख दिए। अब हमें वो क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड कर दिए, इस विधि से एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ का मतलब क्या है मेरे भाई, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले, ठीक है। तो एचसीएफ जब हम इसका निकालेंगे तो इसका एचसीएफ आएगा जो दोनों में मिले। तो देखो इसमें भी एगो 2 है, इसमें भी एगो 2 है, तो ये हो गया एचसीएफ। अब तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो 6 और 20 का एचसीएफ 2 आएगा, 6 और 20 का एचसीएफ 2 आएगा। इसका एलसीएम निकाल दीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको 2 संख्या दे और बोले एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो आप दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। जैसे कि 6 20 का हम कर लिए, और दोनों में मिलाइए क्या मिल रहा है। तो इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, 2 को लिख दिए।
अगर और कुछ मिलता तो और यहाँ गुना करके लिखाते चल जाता। समझ रहे हैं इस बात को क्या? अभी हम और एग्जाम्पल आपको बताएंगे। तो HCF का मतलब क्या हुआ? जो दोनों में मिले, तो बस दो ही था जो मिल रहा था, दो लिख दिए। LCM का मतलब क्या? जो पहले मिला हो तो लिखबे करो, जो मिला हो तो लिखबे करो, जो नहीं मिला वो भी लिखो। तो 3 नहीं मिला, 3 भी लिखिए। 5 नहीं मिला, 5 भी लिखिए। 2 नहीं मिला, 2 भी लिखिए। ठीक है। और जब सवाल में एग्जाम में जब बोले प्रॉपर की अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF LCM निकालिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है। बहुत बच्चा, हम टेस्ट वगैरह जब ऑफलाइन कोचिंग में लेते हैं तो बहुत बच्चा को देखते हैं कि वो जो है भाग विधि से HCF निकाल दिया होता है, तो वैसे में आपको नंबर नहीं मिलेगा बउआ। जो लिखा हुआ है उसी विधि से आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है। तो HCF का मतलब क्या हुआ? जो दोनों में मिले। LCM का मतलब क्या हुआ? जो मिला उसको भी लिखो, जो नहीं मिला उसको भी लिखो। इसको गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60। ये हो गया HCF और LCM। ठीक है। ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। थोड़ा सा अगर आप समझना चाहते हैं इसको थोड़ा सा और, तो देखो भाई, HCF का मतलब होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या है अभी हम आपको समझाए। जैसे 6 है तो 6 किससे किससे भाग लेगा उसको लिखो, तो 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा और 6 से भाग लगेगा। ठीक उसी तरह 20 किससे किससे भाग लगेगा? 1 से, 2 से और 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। तो ये हम क्या लिखे अभी? ये 6 का फैक्टर है और ये 20 का फैक्टर है। ध्यान समझो, हम HCF आपको समझाना चाह रहे हैं। तो HCF में F क्या होता है? ये फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? अभी आपको तुरंत सिखाए। कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों में मिल रहा हो। तो 6 20 में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और कुछ मिला क्या? दोनों में नहीं मिला। तो ये हो गया कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया? वो कॉमन फैक्टर जो बड़ा है। हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया? बड़ा। तो HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि 6 का जो फैक्टर है, 20 का जो फैक्टर है, उसमें मिला क्या? मिला तो 1 2, और इसमें सबसे बड़ा क्या है? हाईएस्ट क्या है? 2। हाईएस्ट क्या है? 2। तो यही इसका HCF हो गया। क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, 6 और 20 का। और देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से भी क्या आया है? 2 ही आया है। ठीक है। ये होता है हमारा HCF। थोड़ा सा अगर आप लोग और समझना चाहें तो हम LCM समझाते हैं। LCM का मतलब क्या हो गया? लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब छोटा। कॉमन मल्टीपल, सॉरी, कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या है? गुणज। गुणज क्या है? पहाड़ा। यानी कि LCM जब निकालना होता है तो हम जैसे जो जिस संख्या का निकाल रहे हैं, अभी तो 6 20 का निकाल रहे हैं, तो 6 का पहाड़ा लिख दीजिए। ठीक है। 6 12 18 ऐसे ऐसे करके कहां तक? 60। फिर आगे क्या? 66। ऐसे करके बहुत दूर तक आप जाइएगा। उसी तरह 20 का टेबल लिख दीजिए। 20 40 60 80 100 ऐसे करके आप जाते जाइएगा। तो ये क्या लिखे हम? 6 का ये मल्टीपल है, 20 का ये मल्टीपल है। पहाड़ा जो है मल्टीपल होता है। मल्टीपल का मतलब क्या हो रहा है? गुणज। ठीक है। हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? गुणज। तो ये हम 6 और 20 का गुणज लिख दिए। ये क्या लिखे? मल्टीपल लिखे। अब हमें कॉमन मल्टीपल लिखना है, मतलब जो दोनों में मिल रहा है। तो गौर करो तो दोनों में क्या मिलेगा? ध्यान से देखो। 60 मिला तो यहां 60 लिख दीजिए, क्योंकि दोनों में 60 है। ये हो गया कॉमन मल्टीपल। और मिलेगा 60 के बाद क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, इसमें आएगा 120, इसमें भी आएगा 120। थोड़ा दूर चल के आएगा। पहाड़ा ऐसा थोड़ा कि 10 पे खत्म हो जाता है। 6 10 60 उसके बाद खत्म। आगे भी तो आता है ना पहाड़ा। तो ऐसे करके बहुत सारा मिलता चल जाएगा। और ये क्या लिखे? कॉमन फैक्टर। और लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो भाई कॉमन मल्टीपल तो बहुत है, 60 होगा, 120 होगा, 180 होगा, ये दोनों में मिलते जाएगा आगे चल के। ठीक है। लेकिन सबसे छोटा कौन है? 60। सबसे छोटा कौन है? 60। इसीलिए 6 और 20 का LCM जो है 60 आया। ठीक है। ये भी आप समझ के चलिएगा, ताकि कुछ वर्ड प्रॉब्लम वगैरह आएगा तो उसमें आपको ये मदद मिलेगा। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। एक और सवाल देखिए हम लिए हैं आपके लिए। 36 और 84 का जो है अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। कैसे निकल रहा है? तो इस तरह से 2 से भाग दीजिए 18, फिर 2 से भाग दीजिए 9, 3 से भाग दीजिए 3 और 3 से भाग दीजिए 1।
इसी तरह से 84 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालने जाएंगे तो 2 से भाग दीजिएगा तो 4 2 से भाग दीजिएगा तो 21, ठीक है, 3 से भाग दीजिए 7, 7 से भाग दीजिए 1 और हम लिख देंगे 36 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, हाँ कि ना। उसी तरह से 84 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ये क्या हुआ, ये तो बस अभी अभाज्य गुणनखंड हुआ है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड हुआ है। अब इसका हम एचसीएफ निकालने जाएंगे और जब भी दो संख्या का एचसीएफ हमें निकालना है तो दोनों में मिलाना है। देखो एगो 2 मिला क्या, लिख दो एचसीएफ में, फिर 2 मिला क्या, लिख दो एचसीएफ में, फिर 3 मिला क्या, लिख दो एचसीएफ में, और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। कितना, 12 है, इसको गुना कर दीजिए 12 आ जाएगा। और एलसीएम का मतलब हम क्या समझाए थे आपको, जो दोनों में मिले। तो मिला क्या, पहले ध्यान से देखो 12 मिल गया है, ध्यान से देखो 12 मिल गया है। अब बचा क्या, उसको भी लिखो, 3 को भी लिखो और मेरे भाई 7 को भी लिखो। समझे कि नहीं समझे, 12 और 21, ये कितना हो गया, 12 और 21। अगर इसे हम गुना कर देंगे, जो भी गुना करके आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में मिला। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, जो नहीं मिला उसको भी लिख दीजिए, जो मिला वो तो लिखाता ही लिखाता है। ठीक है, इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए एक और मुद्दा पे, ठीक है, यहाँ पे जगह बनाइए, यही जगह बनाते हैं। अभी हम क्या, भी एक पॉइंट हम आपको पीछे बता रहे थे कि जब भी दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, जब भी हम दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो एचसीएफ आया है ना 6 और 20 का, अगर उसको हम गुना कर दे एलसीएम 6 20 से, ठीक है, यानी कि जो दोनों का एचसीएफ एलसीएम आया, तो भाई मेरे भाई एक बात बताओ, क्या आया इसका एचसीएफ, देखिए तो 2 आया, यहाँ 2 लिख दीजिए। क्या आया इसका एलसीएम, 60 आया, यहाँ 60 लिख दीजिए। ये गुना करके आया 120 आया, ये गुना करके क्या आया 20 आया। क्या आया, एचसीएफ और एलसीएम गुना करके 120 आया। और हम अभी क्या बता रहे थे, जब भी दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, उसी दोनों संख्या का जिसका जो है हम निकाल रहे थे। तो 6 और 20 का था, तो अब 6 20 को आपस में गुना कीजिए, ये गुना कर कितना आ गया, 120 आ गया। तो दोनों आया सेम कि नहीं आया। हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि जिस दो संख्या का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाले और जो एचसीएफ एलसीएम आया 6 20 का, जो एचसीएफ और एलसीएम आया, अगर उसको हम गुना कर दें तो भाई 6 20 का एचसीएफ 2 आया, एलसीएम 20 आया, इसको हम गुना किए 120 आ गया। ये जो आया एचसीएफ और एलसीएम गुना करके, ये हमेशा किसके बराबर होगा, उसी दोनों संख्या के गुणनफल के, जिस दोनों संख्या का ये एचसीएफ एलसीएम आया था। तो 6 और 20 को हम गुना कर दिए, देखो वो भी 120 आया। यही ये पॉइंट यहाँ आपको समझाया जा रहा था इस पॉइंट में कि भाई दो दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, उसी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। इसे ए गुने बी, यानी वो दोनों संख्या हो गया किसके बराबर, एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर हो गया। सिंपल, यही बात यहाँ आपको समझाया जा रहा था और ये बात यहाँ भी लागू होगा। जो एचसीएफ आया है 12, इसको गुना कर दीजिएगा जो एलसीएम आया उससे, ठीक है। जो भी ये गुना करके आएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर रहेगा 36 गुने 84 के, ये बराबर रहेगा 36 गुने 84 के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 7 को अगर हम देखेंगे तो उदाहरण 7 में कहा जा रहा है कि 96 और 404 का जो है एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये उदाहरण 7 है। तो पहले हम 96 का क्या करेंगे, हम पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का बात किया तो 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 4 और 2 से, सॉरी यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3 और 3 से 1, यानी कि 96 बराबर क्या आया, 96 बराबर आया, ध्यान से देखो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 3। चलिए ठीक है, अब 404 का निकालिए। जब हम 404 का निकालने जाएंगे तो 2 से लगाइएगा, 2 0 2,
फिर 2 से लगाइए, 101, हमको लगता है ये भाग नहीं लगेगा तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 2 गुने 101। तो हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। HCF क्या आएगा? जो दोनों में मिलेगा, जो दोनों में मिलेगा, यानी 4। अब तो कुछ नहीं मिला, यानी कि 96 और 404 का HCF क्या है? 4 है। चलो ये तो ठीक है, मिटा देते हैं, जगह नहीं है मेरे पास इसके कारण। अब इस सवाल पे गौर कीजिएगा, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। यानी यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि भाई HCF गुने LCM, ठीक है, किसके बराबर होता है? तो दोनों संख्या के बराबर होता है। तो मेरा HCF क्या आया? HCF 4 आया। HCF क्या आया? 4 आया। LCM क्या है? नहीं पता है, वो तो हम ज्ञात करेंगे। और दोनों संख्या क्या है? A गुने B का मतलब क्या? दोनों संख्या। वो दोनों संख्या क्या है? 96 गुने 404 है। तो LCM बराबर क्या होगा? खुद सोचो, LCM बराबर क्या होगा? होगा 96 गुने 404 और ये गुना में इधर आकर भागा। आ रहा है समझ में क्या? और जब इसको आप 4 से भाग दीजिएगा तो ये 101 हो जाएगा और इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 96 आएगा, जहां तक हमको याद है। ठीक है, तो इस तरह से इसका HCF और LCM निकल गया। उदाहरण 7 में आप वहां देख सकते हैं, इसी तरह से बना होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अब कह रहा है कि भाई उदाहरण 8 में कि 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करें। यहाँ 3 संख्या आ गया, तो चलो वो तो सेम है कि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 3, 3 से 1, यानी 6 बराबर आया 2 गुने 3। 72 का कीजिए, 2 से 36, 2 से 18। अभाज्य गुणनखंड आपको करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख देंगे 72 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब 120 का भी निकाल दीजिए। 120 का जब निकालिएगा तो 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1 और यहाँ लिख दीजिए 120 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। हाँ कि ना, ये 3 था 5। चलो अब ध्यान से समझिएगा, 3 संख्या का HCF निकालने हम जा रहे हैं। तो HCF तो सेम है, जो तीनों में मिलेगा वही HCF होगा। पीछे भी जो दोनों में मिल रहा था वही HCF हो रहा था। तो ये मेरा HCF हो गया। और 3 भी देखिए मिल रहा है, 3 भी देखिए मिल रहा है। ठीक है, तो वो 3 भी हो गया, यानी कि 6 72 120 का HCF 6 आया, जो तीनों में मिला। LCM का मतलब क्या? गौर से समझिएगा, यही कंफ्यूजन होता है। 3 संख्या का जब भी हम HCF निकालेंगे, तीनों में मिला HCF, तीनों में मिल गया HCF। ठीक है, लेकिन जब हम LCM निकालने जाएंगे तो जो तीनों में मिला उसको तो हम लिखबे करेंगे, जो तीनों में मिला उसको तो हमने लिखा है, साथ ही साथ जो दूगो में मिलेगा उसके बदले भी एक के बार लिखाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा, बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है। फिर यहां मिला क्या? फिर एक बार लिखो। ध्यान समझिए, जब भी हम 3 संख्या का LCM निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो पहले जो तीनों में मिला वो लिखाया, फिर दूगो में मिला उसके बदले भी एक के बार लिखाएगा, और जो नहीं मिला उसको भी लिखो, जो नहीं मिला उसको भी लिखो। अब इसको गुना कर दिए, यही मेरा LCM हो जाएगा। ठीक है, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 तिया 180 दूना 360, यानी यही क्या हो गया? LCM हो गया। आ रहा है समझ में क्या? अब जो HCF LCM आया, इसको हम ये वाला फंडा यहां नहीं लगा सकते कि भाई जो HCF LCM आया है, LCM आया है वो बराबर हो जाएगा तीनों संख्या के गुणनफल के। एकदम ये गलत बात है, ये दो ही संख्या पे काम करता था। फिर से समझ लीजिए, जब भी हम 3 संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM निकालेंगे, HCF तो सेम है, जो तीनों में मिल गया उसको लिख दो। जब भी हम LCM निकालने जाएंगे तो जो तीनों में मिलेगा वो लिखाया, जो तीनों में मिला वो लिखाया, और जो दूगो में मिला उसके बदले भी एक बार लिखाया, है ना।
2 का ग्रुपिंग होगा तब भी एक बार लिखेंगे, 3 का ग्रुपिंग होगा तब भी एक बार लिखेंगे, और जिसका ग्रुपिंग नहीं हुआ, जो नहीं मिला, उसको भी लिखना है, तब जाके आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। और फिर कहा जा रहा है 15, 12 और 21 का मस और लस अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। और यह सवाल देखिए बिहार बोर्ड 2013 में पूछ चुका है। इस तरह का बहुत सवाल पूछता है, और देखिए कितना आसान है, बड़ा कोई भारी भारी शब्द भी नहीं दिया, हल्का हल्का जो है अंक दिया है। तो क्या 15 को हम 3 गुने 5 नहीं लिख सकते हैं? नहीं आता है समझ में तो अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 12 को क्या हम 2 गुने 2 गुने 3 नहीं लिख सकते हैं? और क्या 21 को हम 3 गुने 7 नहीं लिख सकते हैं क्या? और जब हम एचसीएफ निकालने जाएंगे, तो जब हम एचसीएफ निकालने जाएंगे तो जो तीनों में मिलेगा उसको लिखेंगे एचसीएफ के रूप में। तो तीनों में क्या मिल रहा है? 3 को मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। अब तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो एलसीएम निकालने चलो। तो एलसीएम जब निकालने जाएंगे तो 3 तो लिखेबे करेगा, अब 2 मिलेगा वो भी लिखाएगा, 2 में नहीं मिल रहा, नहीं कि ऐसे करके जोड़ा लगा देना और इसके बदले 1 2 लिख देना, गलत बात है ना। 2 संख्या में जोड़ा होगा, 1 के संख्या में नहीं हो जाएगा, ये तो 12 का ही भाग है, तो ये दोनों 2 लिखाएगा, ये भी 7 लिखाएगा और ये भी 5 लिखाएगा। इसको गुना कर दीजिएगा, जो आ गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दिया 60, और 60 में 7 से गुना कर दीजिएगा, 420। यही हमारा इसका आंसर होगा, और ये एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है। और आगे बढ़िए, और यहाँ फिर देखिए 2014 में सवाल पूछा गया है 9, 12, 27 का मौसल औसो निकालिए। तो क्या 9 को हम 3 गुने 3 लिखें? क्या 12 को हम 2 गुने 3 लिखें? और क्या 27 को हम 3 गुने 3 लिखें? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब एचसीएफ निकालने हम जाएंगे तो जो तीनों में मिलेगा उसको लिखेंगे। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। अब तीनों में कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। तो मेरे भाई तो यही एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन जब हम एलसीएम निकालने जाएंगे, तो 2 में मिलेगा वो भी लिखाएगा। जब 2 में मिलेगा वो भी लिखाएगा। एक सेकेंड, तो 2 में क्या मिल रहा है? ये 3 और ये 3, तो एक के बार 3 लिखाएगा। पहले तो देखो ये 3 मिल गया, तीनों में वो लिखाया, अब ये 3 लिखाएगा, और ये दोनों 2 बच गया, ये दोनों 2 को लिखो, और गौर से देखो ये 3 बच गया तो ये 3 को लिखो। अब इसको गुना करो, ध्यान से समझिएगा। एलसीएम एचसीएफ में सेम रूल, तीनों में मिला वो लिखा है। एचसीएफ में क्या हुआ? 2 में मिलता है वो भी लिखाता है, और 3 में मिलता है वो भी लिखाता है, और जो नहीं मिलता है वो भी लिखाता है। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इसको गुना कर देना, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना अब हम गुना करते रहे, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। 10th पास होना है कि नहीं होना है? अब देखो 2020 में ये सवाल पूछा गया, कुछ सवाल हम लिए हैं, ठीक है, बाकी सवाल हमारा पीडीएफ में तो है ही है, पीडीएफ के बारे में आपको बता चुके हैं। पूरा 15-16 पेज का पहला चैप्टर से सवाल है। खैर, कह रहा है 2 संख्याओं का मौसम तय से उनका लस इतना है, एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या ज्ञात की। जब भी ये आए ना, आप बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। फॉर्मूला की तरह से ट्रीट कीजिए। तो 2 संख्याओं का मौसा कितना है? 23। मौसा कितना है? 23। लसा कितना है? 1 4 4 9। सिंपल, ठीक है। लसा और मौसा दिया था, लिख दिए। बराबर पहली संख्या कितना है? 161। दूसरी संख्या कितना है हमें नहीं पता है, वो तो हम ज्ञात कर रहे हैं। तो 1 4 4 9 गुने 23 बटे 161। क्यों? ये गुना में था, इधर आकर भाग हो गया। सिंपल, इसको हम काट देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम काटने जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये 9 बार में लग रहा है क्या? 9 बार में 161 गुने 9 कर देते हैं, तो ये 9 हो गया। 9 छक 54, हाथ में 5। देखिए, तो ये सीधा इसको काट रहा है, देखो 9 बार में। ठीक है, अब 23 गुने 9 कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 गुने 9, 23 का टेबल भाई मुझे तो याद है नहीं। 9 तिया 27, हाथ में 2, 9 दूना 18, 18 2 20, 207। यानी बी का मान क्या आ गया? 207 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? सिंपल, इस तरह से ये सवाल आप बना सकते हैं। अब और हम आगे बढ़ जाते हैं। ये सवाल को देखिए, फिर 2 संख्या है,
72 और 126, जिसका लस 504 है, यानी एलसीएम 504 है। उसी दोनों संख्या का हमसे एचसीएफ पूछ रहा है। सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक बात। और पहली संख्या दूसरी संख्या का जो एलसीएम है वो 504 है, जो एचसीएफ है वो हमसे पूछ ही रहा है। देखो इसका मतलब क्या है कि 72 126 का हमसे एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ हमें नहीं पता है। ए गुने बी क्या है, संख्या क्या है 72, संख्या क्या है 72 और 126। तो फिर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 72 गुने 126, तो इधर है ये है, 504 को इधर भेज देंगे, 504 को इधर भेज देंगे। इसको खुद काट लीजिएगा, जो कट कर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन में समय क्यों बर्बाद करना। अब देखिए सेम सवाल, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। किस दो संख्या का बात हो रहा है, 18 और 504 का, तो यही मेरा पहली संख्या और दूसरी संख्या हो गया। एलसीएम हमसे पूछ रहा है, एचसीएफ दे रखा है, तो यहाँ एचसीएफ दे दो और एलसीएम का मान निकाल दो। तो हम फिर क्या करेंगे, एलसीएम बराबर हम लिखेंगे 18 गुने 504 गुने 504 बटे 18, 18 18 कट गया, 504 आंसर। अगर ये सवाल सही है तो, अगर कुछ गलत हुआ होगा तो कोई बात नहीं, अब फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि दोनों का अगर एचसीएफ 18 है और तो एलसीएम ज्ञात कर देना था, तो ये फंडा लगा दिए, सिंपल। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में आता है। चलिए अब इस सवाल को देखिए, आप गौर कीजिएगा, 10th स्तर पे बस इतने समझिए, हम अंतिम में बहुत बार प्रॉब्लम एलसीएम एचसीएफ का कराएंगे आखिर में। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल दिखे और न्यूनतम लिखा रहे, क्या लिखा रहे, न्यूनतम लिखा रहे, तो हम वहां एलसीएम ज्ञात करते हैं। सिंपल, क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, और दूरी लिखल है और दूरी ही दिया हुआ है अंक में भी, तो बस तीनों का क्या कीजिए, एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आता है। ठीक है, तो 40 42 45 का आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका ज्ञात कर लीजिए, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में, क्या जो भी कहानी है उससे हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ न्यूनतम दिखा क्या, सीधा हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। बाकी डिटेल में हम इसका स्पेशल वीडियो आपको हम को प्रोवाइड कराएंगे वर्ड प्रॉब्लम का। तो हमको लगता है कि 40 42 45 का आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से भी। हाँ कि ना, आगे बढ़ जाते हैं। अब इस सवाल को देखिए, कह रहा है जांच करें कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 पे पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। देखो ये एग्जाम्पल 5 में भी है, बुक का एग्जाम्पल 5 में भी शायद ये आपको दिख जाएगा, और ये एग्जाम 2019 में भी ये पूछा गया सवाल है। पहले सवाल को समझिए, कह रहा है कि 4 पे पावर n कभी 0 पे समाप्त हो सकता है क्या। इसको पहले समझ लीजिए, बुक में तो सब बनल है ये, क्योंकि एग्जाम्पल का ये सवाल है। n का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यानी कि 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 3, इस तरह से 4 पे हम कितनों पावर दे सकते हैं। तो 4 पे पावर 1 का मतलब 4, 4 पे पावर 2 का मतलब कितना 16, 4 पे पावर 3 का मतलब कितना 64, 4 पे पावर 4 का मतलब कितना 256। आप देख पा रहे होंगे कि कभी भी n मतलब क्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या, यानी 4 पे हम कितनों पावर लगा दें, 4 पे हम कितनों पावर लगा दें, उसको गुना करेंगे, कुछ भी गुना करके आएगा, अंक इकाई स्थान पे 0 आपको नहीं मिलेगा। इकाई स्थान पे 0 हमको नहीं मिलेगा। 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या हुआ, इकाई स्थान, यानी कि 4 पे हम कितनों पावर रखेंगे, 4 पे हम कितनों पावर रखेंगे, वो कभी 0 पे समाप्त नहीं हो सकता, यानी कि उसके इकाई स्थान पर 0 नहीं आ सकता। एकरे जांच करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 0 पे कोई भी संख्या अगर समाप्त हो रहा है ना, तो वो 10 से भाग जरूर लगेगा। कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रहा है तो वो 10 से भाग लगेगा, और 10 से भाग लगने का मतलब क्या, 2 और 5 से भाग लगना। 10 का मतलब क्या, 2 गुने 5, यानी कि अगर 0 आ रहा है इकाई स्थान पे तो 2 5 आएगा ही आएगा उसके अभाज्य गुणनखंड में। सिंपल, अगर 2 5 नहीं आ रहा है मतलब वो संख्या 0 पे समाप्त हो ही नहीं सकता है। कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रहा है मतलब उसमें 2 5 अइबे करेगा।
समझिए कि नहीं समझिए। तो 4 पे पावर n का मतलब क्या है भाई, 4 पे पावर n का मतलब है, 4 का मतलब है 2 गुने 2 भाई। 4 पे पावर n, इसका भी मतलब क्या हो गया 4, इस पे पावर क्या हो गया n। तो 4 का मतलब तो 2 गुने 2 है, 2 और 5 दोनों आएगा तभी 0 पे समाप्त हो सकता है। इस बात को हम याद रखेंगे, ठीक है। बुक में बना हुआ है, कुछ भी दे देगा आपको, ठीक है, दे देगा 6 पे पावर n, बुक में दिया हुआ एक्सरसाइज 1.2 में। तो हम क्या बोलेंगे जी कि 6 तो 2 और 3 आ रहा है 6 में, तो ये भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तर्क क्या देना है कि भाई कोई भी संख्या 0 पे तभी समाप्त हो सकता है जब वह 10 से विभाज्य होगा या 2 और 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। यहां 4 पे पावर n क्या है, 2 गुने 2 है। 4 पे पावर n का मतलब क्या है, 2 गुने 2 पे पावर n है। यह 2 से विभाज्य तो हो रहा है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं हो रहा है। उसी तरह से 6 पे पावर n के लिए हम क्या बोल देंगे, कोई भी संख्या 0 पे तभी समाप्त हो सकता है जब वह 2 और 5 से विभाज्य हो। 6 पे पावर n का मतलब है 2 गुने 3, है ना। तो 6 पे पावर n 2 से तो विभाज्य हो रहा है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं हो रहा है। इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 पे पावर n या 6 पे पावर n या 12 पे पावर n या 8 पे पावर n, जो भी सवाल दे दे, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। जांच करने के लिए बोला, इस तर्क के साथ हम बना सकते हैं, बुक में आपको बना हुआ दिख जाएगा। चलिए, जो भी बात अभी आपको पढ़ा है उसके आधार पर कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हम आपको करवा देते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल देखिए, करा 45-60 का मौसा बताओ। 45-60 का मौसा बताओ। देखो यहां पे आप क्या गौर कीजिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव है। अब जैसे मन कर रहा है, जैसे आपको आसान लगता है मौसा निकाल दीजिए। आपकी इच्छा आप भाग देकर निकाल दीजिए कि भाई हम एक मर्त में 45, क्योंकि उसको आंसर से मतलब है, ठीक है, उसको आंसर से मतलब है। तो घट कर आ गया 15, इसको काट दीजिए 3 बार में, तो 15 इसका एचसीएफ आ गया, 15 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ कि ना। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, म स इतना है, और तो उसका ल स बताइए। देखो यहां गुना करिए के दे दिया है कि जो भी दो संख्या था उसका गुणनफल इतना, यानी कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो मौसा तो आप हमको 19 दिए, एलसीएम तो चलिए आप हमसे पूछ रहे हैं जो दोनों संख्या है, हमको क्या मतलब है दोनों संख्या से, हमको क्या करना है, दोनों संख्या को गुना ही तो करना है। तो वो गुना करके पहले ही दे दिया कि वो इतना। तो हम क्या करेंगे एलसीएम के लिए, हम एलसीएम के लिए बस 19 से भाग दे देंगे। 19 इधर गुना में इधर आकर भागा, तो 19 से इसको भाग दे दीजिए, 19 से इसको भाग दे दीजिए। अब क्या देखिएगा, एक मर्त में लग गया 19, एक मर्त में क्या लग गया 19। अब आपको क्या दिख रहा है मेरे भाई, एक आ गया, फिर एक मर्त में लगेगा 19, ठीक है। तो ये घट, अब एक बार गौर कीजिए, 11 आया क्या, तो ऑटोमेटिक 4 ही आएगा। लेकिन अगर लग रहा है ना कि इनमें से कोई नहीं है, तो एक बार और भाग दे दीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। भाग देने तो आप लोगों को आता ही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो इसका लसा क्या होगा। लसा ए बी का पूछ रहा है, ए का मतलब ये है, तो ए का मतलब क्या है, 2 पे पावर 3। 2 पे पावर 3 का मतलब क्या है, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 5। भाई समझो ना, ए का मतलब वो ये दे दिया, तो क्या हम ए को तोड़कर ऐसा लिख सकते हैं क्या। बी का मतलब वो ऐसा दे दिया, तो क्या हम बी को तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं क्या। पावर का मतलब क्या है, 4 पावर मतलब 4 बार लिख दो 2 को गुना के रूप में, 5 गुने 7। एलसीएम पूछता है, एलसीएम का मतलब अभी हम आपको क्या सिखाए थे, जो मिल रहा है उसको भी लिखो, जो मिल रहा है उसको भी लिखो, जो मिल रहा है उसको भी लिखो, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखो। फिलहाल एगो 5 मिल गया, अब जो नहीं मिल रहा है 3 और 2, इसे भी लिखो, और 7 को भी लिखो। अब इसको गुना कर दो, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 और 21, 80 और 21, ठीक है। तो इसको कीजिएगा तो 168 आ जाएगा, 1680 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। 144 में शुरू में हम बताए थे, 144 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का घात क्या आएगा, तो बहुत आसान है। 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, और फिर 3 से 3 और 3 से 1।
तो भाई 144 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो वो तो इतना आया, तो 2 पे घात कितना हो जाएगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, गुने 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो वो हमसे 2 का घात पूछा, तो 2 का घात क्या होगा, 2 का घात 4 होगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, हाँ कि ना। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि a और b अभाज्य संख्या है। ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ए बी का लस क्या होगा, भाई कोई भी अभाज्य संख्या उठा लो, 7 और 5 ये अभाज्य संख्या है, इसका एलसीएम आपसे पूछेंगे। तो जब भी अभाज्य संख्या रहता है ना, तो उसका एलसीएम उसका गुणनफल गुना करना पड़ता है। देखो एगो बात समझो, अगर 1/7 लिखा रहे और 1/5 लिखा रहे, हम बोले इसका एलसीएम निकालिएगा, तो एल मतलब इसका भीम का जोड़ कीजिएगा तो 7 5 का एलसीएम निकलेगा। और जब 7 5 का एलसीएम निकालने जाइएगा तो एलसीएम के रूप में आप क्या लिखिएगा, 35। कैसे लिखे, गुना करके लिखे। कैसे लिखे आप, गुना करके लिखे, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो जब भी दो अभाज्य संख्या आता है तो उसका लसो क्या होता है, उसी दोनों संख्या का गुणनफल, मतलब उसी को गुना कर देना पड़ेगा। तो यहाँ किसका पूछ रहा है, ए और बी का पूछ रहा है, और ए बी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका लसो क्या होगा, ए गुने बी ही होगा, और ए गुने बी का मतलब क्या होता है, ए बी, और ए बी का मतलब क्या, ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या का जब भी लसो निकालने जाएंगे तो उसे हमें गुना करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। चलिए, करा कि कौन अभाज्य संख्या है, 4 ऑप्शन इसमें से अभाज्य संख्या कौन है, ठीक है। तो गौर करो, ये किससे किससे भाग लगेगा, 1 से, 3 से, 5 से, और भी लगेगा 15 से। तो भाई ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य है, ये केवल 1 और 23 से भाग लगेगा। भाई अभाज्य संख्या हम किसे बोलते हैं, जो 1 और स्वयं से भाग लगे। तो ये 1 और स्वयं से भाग लगा, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। देखो ये 4 के पहाड़ा में आता है, और ये 25 के पहाड़ा में आता है, 5 के पहाड़ा में आता है, इसलिए ये सब अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। आप अभाज्य संख्या को पहचानने के लिए सीखिए, एग्जाम में आता है। देखिए कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लसो और मसो का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई 2, 10 और 20 का लसो और मसो ज्ञात कर लो। तो लसो के लिए हमें क्या करना है, और ध्यान से देखिएगा, पहले लसो है बाद में मसो है, उसका अनुपात हमसे पूछ रहा है। अनुपात का मतलब क्या होता है, पहले निकालो लसो और मसो। तो पहले चलिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड से ही निकाल देते हैं, 2 गुने 1। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, ठीक है। हालांकि 1 का तो कोई फायदा है नहीं, तो 2 को 2 ही रहने दो। 10 और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। तो जब हम एचसीएफ निकालने जाएंगे तो एचसीएफ का मतलब क्या, एचसीएफ का मतलब जो तीनों में मिला यानी 2। और जब हम एलसीएम निकालने के लिए बोलेंगे तो जो तीनों में मिला वो तो लिखेबे करेगा, जो तीनों में मिला वो तो लिखाएगा ही लिखाएगा, साथ ही साथ जो दूगो में मिल गया बउआ उसको भी लिखना पड़ेगा, और जो नहीं मिला उसको भी लिखिएगा। देखो 20 यानी एचसीएफ एलसीएम आ गया 2 और 20। लेकिन वो क्या कर रहा है, लसो और मसो का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या है, बटे में लिख दो। पहले क्या है, लस, तो पहले लसो लिखो, लसो आया 20 बटे एचसीएफ। पहले लसो फिर मसो लिखा हुआ था, तो पहले हम लसो लिखे फिर मसो लिखे। इसको काट दीजिए, देखिए तो ये 10 और नीचे कुछ नहीं बचा 1, और इसी को अनुपात में हम क्या लिख सकते हैं, 10:1, इसी को अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही जवाब हो जाएगा, हाँ कि ना। चलिए, बहुत ऑब्जेक्टिव है, सब पीडीएफ में हम दे दिए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ सवाल जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर देते हैं। कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसो क्या होगा। तो भाई सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2। दोनों का अगर हम मसो निकालेंगे यानी भाग दे दो ना, छोटी में बड़ी संख्या, तो 2 मर्त में क्या हो गया, कट गया, तो 2 है ना, जो सबसे अंतिम भाग पड़ता है वही एचसीएफ होता है। हो गया आंसर, ठीक है। दोनों का आप निकाल दिए मसो, सिंपल सी बात है। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते थे। कह रहा है दो लगातार संख्याओं का मसो क्या होता है, 1 होता है। लगातार संख्या का मतलब कुछ भी, जैसे 16 और 17, 125 और 126, ये सब क्या है, लगातार संख्या। तो इसका जब हम मसो निकालेंगे तो वो एक ही आएगा, ये बात हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो उसका मसो क्या, मेरे भाई
हम क्या एक पॉइंट बताए थे अभी इसी वीडियो में थोड़ा देर पहले कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम 1 होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम 1 होता है और ये बोल रहा है कि P और Q अभाज्य है। तो PQ का मौसम क्या? अरे भाई PQ क्या है? अभाज्य, यानी कि वो इनडायरेक्टली हमसे अभाज्य का मौसम पूछ रहा है, यानी कि 1 होगा। सिंपल, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभी तुरंत बताया, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 का गुणनफल क्या है? यानी गुना कर दो, 8। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, गुना कर दीजिए, यही मेरा क्या हो गया? गुणनफल हो गया। ठीक है, तो बहुत सवाल है, ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये सारा वीडियो आप देखिए, इसके बाद क्या कीजिए, एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक से ट्राई कीजिए। साथ ही साथ अगर आप मेरा पीडीएफ ले चुके हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में वहां भी है। आप व्हाट्सएप नंबर है हमारा, देखो व्हाट्सएप पे भी अगर डायरेक्ट 2 है ये, इस पे अगर आप डायरेक्ट मैसेज करते हैं, यहाँ भी हम आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फिर से लिख दें क्या? ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, डायरेक्ट आपको हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 15-16 पेज का पीडीएफ है। बुक का एक्सरसाइज 1.2 ट्राई कीजिए, और मेरे पेज में जो यूनिक एक्सरसाइज 1.2 है उसको आप ट्राई कर सकते हैं। सारा चैप्टर 1 का जो पीडीएफ हम आपको दिए हैं उसका सारा डिस्कशन इस चैप्टर को खत्म करने के बाद होगा, यानी कि 1.4 के बाद होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।